नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं गरिमा सिंह। सत्य एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर और राइटर सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है। सत्य को आवाज देना और भी ज्यादा जरूरी है। सत्य में आपको पूरा देश दिखेगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेगी, और इन सब के पीछे का वो कड़वा सत्य भी हम आप तक पहुंचाएंगे, जो अक्सर कई परतों के नीचे दबा होता है। सबसे पहला सत्य सियासत का। कहा यह जाता है कि सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना दुश्मन। बिहार की राजनीति, बल्कि कहें कि देश की राजनीति, इसे बखूबी समझती है, क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सरेआम चोरों का सरदार बताते थे, नीतीश इस समय उन्हीं के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरा लालू परिवार जमीन के बदले नौकरी घोटाले में जांच एजेंसियों के सवालों की तपिश झेल रहा है। आज तेजस्वी यादव को भी सीबीआई के सामने पेश होना था, सवाल जवाब होने थे, लेकिन आज की मोहलत पत्नी की बीमारी का हवाला देकर मिल गई। लेकिन प्रतीक्षा उस सत्य की है जो 14 साल पहले सामने आया था। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इस समय मुश्किल में है। ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियां इस सत्य को मिलकर खंगाल रही हैं। पहले राबड़ी देवी से 4 घंटे की पूछताछ, फिर दिल्ली में लालू यादव से सवाल जवाब, और अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी पूछताछ का बुलावा। ईडी और सीबीआई, देश की 2 जांच एजेंसियां लालू परिवार के खिलाफ जांच आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को सीबीआई का जो समन भेजा गया, उस पर उन्होंने पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए पेशी से मोहलत ली है। लैंड फॉर जॉब स्कैम के फिर से खुलने के बाद बिहार की सियासत में अफरा तफरी का माहौल है। एक तरफ आरजेडी के तमाम नेताओं सहित लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ईडी और सीबीआई को लेकर दिया गया बयान मौके की नजाकत जाहिर कर रहा है और बता रहा है कि नीतीश फिलहाल आरजेडी के साथ हैं। और बता रहा है कि नीतीश फिलहाल लालू के साथ हैं। अब आप बताइए ना, हम आपको बता दिए 17 में हुआ, तब फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया, तो क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले? एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का, तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना। 8 बरस 9 बरस हो गया मोदी जी के शासन करते हुए। किस ढंग से शासन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की किस तरह से सेवा कर रहे हैं, ईडी का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबके सामने है और इन बयानों का कोई असर जो है नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कल पूरा दिन छापेमारी के नाम रहा। दिल्ली, मुंबई और बिहार तक ईडी ने ताबड़तोड़ रेड मारी, जिसमें लालू के बेटे और बेटियों के घरों पर भी ईडी ने दबिश दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लालू के करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर के सेप्टिक टैंक तक उखाड़ डाले गए। आप कह रहे थे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, आज कार्रवाई हो रही है, तो जनता ये जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और सारे राजनीतिक दल इस बात को महसूस कर रहे हैं और इस देश के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि दरअसल इनका काम एक ही है कि विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो। 14 साल पुराने लैंड फॉर जॉब घोटाले का जिन्न पिछले साल 2022 में बाहर आया था, जब सीबीआई ने लालू राबड़ी और उनकी बेटियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तकरीबन 1 साल बाद अब ये जांच लालू यादव परिवार के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गई है और साथ ही साथ मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
कमलेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। कमलेश, ये समझना चाहती हूँ कि बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा मर्तबा इस बात को देख चुकी है कि ना कोई परमानेंट दुश्मन है ना कोई परमानेंट दोस्त है। आरजेडी जेडीयू धुरविरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन कब साथ आ जाएंगे कोई नहीं जानता, कब नीतीश एनडीए के साथ चले जाएंगे। और अभी एक बयान में सुन भी रही थी, पलटू राम का एक बयान आया, गौरव भाटिया ये बात कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि पलटू राम इसीलिए नीतीश कुमार को कहा जाता है। लेकिन जो सत्य समझना मैं चाहती हूं दर्शकों के लिए वो ये है कि ईडी और सीबीआई के बेजा इस्तेमाल का आरोप है। तमाम विपक्षी दल मिलकर यह आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार का भी बेहद महत्वपूर्ण बयान आज आया और उन्होंने कहा कि अगर इनके साथ नहीं रहते हो तो ईडी और सीबीआई आपके पीछे लग जाएंगे। सत्य क्या? देखिए, बहुत दिलचस्प है आज नीतीश कुमार का बयान, लेकिन मैं आपको एक बात वाकया याद दिलाना चाहूंगा। जो चारा घोटाला हुआ था उसमें दो मुख्य रूप से पिटिशनर थे, एक रविशंकर प्रसाद बीजेपी के और दूसरा राजीव रंजन सिंह जेडीयू के जो नेता, जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं। ये दोनों मिलकर ही पिटीशन डाला, तो इसके बाद ये मामला आगे सजा हुई थी लालू यादव को। और आज जो जिस घोटाले की बात कही जा रही है, 2004 से 2009 जो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय आईआरसीटी घोटाला हुआ था और रेल और नौकरी जमीन के बदले नौकरी घोटाला हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये मामला चलता आ रहा है। अब नीतीश कुमार इसी मसले पर, भ्रष्टाचार के मसले पर उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा, तो अब फिर से वही मसला उठा है। नीतीश कुमार अब व्यवहारिक हो गए, क्योंकि वो उनको लगता है कि मैं मुश्किल में हूं और भ्रष्टाचार के मसले पर उनको एक साथ दिखाई पड़ रहा है, लिहाजा वो मुश्किल में दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश आपका। तो कुल मिलाकर आपने इस सियासत के चरित्र को और ज्यादा बेहतर तरीके से फलक पर, सतह पर रख दिया है। और सत्य यही है कि जो लोग एक दूसरे के भ्रष्टाचार की पोल अक्सर खोलते रहे, वो आज मिले हुए साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और सारा आरोप केंद्र की एजेंसियों पर है कि ईडी सिर्फ उसके पीछे जाती है जो बीजेपी के साथ नहीं जाता, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता। खैर, ठीक ऐसा ही चल रहा है दिल्ली में भी। शराब घोटाले में ईडी की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेजा गया और उसके बाद आज उनके दिन की शुरुआत एक संदेश के साथ हुई। यह संदेश उन्होंने ट्विटर पर लिखा। उसमें मोदी सरकार को चुनौती दी गई, उदाहरण दिया गया देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, स्वयं को सत्यवादी बताने की कोशिश नजर आई। इधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी आज एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए, फिर राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारे हमलावर जो तथ्य है वो लेकर आए, एक दूसरे पर जमकर विरोध के बाण चलाए गए। और सत्य जस का तस है, सत्य साहस के साथ वहीं पर खड़ा हुआ है। सियासी बयानबाजियां अस्तित्व बचाने का हथियार भी बनती हैं और दिल्ली के शराब घोटाले में यही हो रहा है। सियासी बयानबाजी आर पार के मोड़ पर नजर आ रही है। नहले पर दहला फेंका जा रहा है और स्वयं को सत्यवादी बताने की होड़ दिख रही है। घोटाले का सत्य हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। शराब कांड में बीते हुए कल का चैप्टर सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे जाने के साथ खत्म हुआ, तो आज का अध्याय ट्विटर पर उनके संदेश के साथ खुला। मनीष सिसोदिया ने आज बीजेपी को घेरते हुए ट्वीट किया, साहिब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो मगर मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए मगर उनके हौसले नहीं टूटे। मनीष सिसोदिया। देश की सत्तारूढ़ पार्टी पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप हर वो पार्टी लगा रही है जो किसी न किसी जांच के दायरे में है। हालांकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचारियों की बौखलाहट करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का रुख साफ है कि जांच एजेंसियां नियमों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ा रही हैं। एक कट्टर ईमानदार जिनको कहती है पापी आप, उनके पूर्व के उप मुख्यमंत्री के कृत्य देखिए। अगर ईमानदार इतने होते तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देते, विनम्रता से देते, छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी चादर साफ है, घोटाला किया नहीं, भारत रत्न मुझे मिलना है। कि आखिरकार इस किंग पिन के चलते जो एक्साइज पॉलिसी बनी, जो कमीशन के दाम 4% से 12% कर दिए गए, जो भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया गया, जो बाहर के राज्यों के लोगों की इन्वॉल्वमेंट से लेकर हर तरह के इसमें जो बातें सामने आई हैं,
उस पर अरविंद केजरीवाल जी की खामोशी क्यों है? हमने पहले भी कहा मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही है। राजनीतिक बयानों के इस बवंडर में आम आदमी पार्टी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और आरोप ये है कि बीजेपी की वैतरणी में नहाते ही दाग अच्छे हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से तथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का भारी दुरुपयोग हो रहा है, भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। ये बात सच है विपक्ष के खिलाफ। सियासी राग में सत्य की संभावना वैसे भी संकुचित है और सियासी बयानबाजी ये तय नहीं कर सकती कि कौन सच्चा और कौन झूठा। ये तय करने का काम देश की जांच एजेंसियों का है और फिर अदालतों का। ऐसे में सत्य की प्रतीक्षा करना एकमात्र विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सियासत में सत्य की सीमा बेहद संकुचित होती है। मैं इसी लाइन के साथ मेरे सहयोगी रमेश सिंह के पास जाना चाहती हूँ। रमेश मेरे साथ न्यूज रूम से इस समय मौजूद है। रमेश, सत्य जरा बताएं, हमने अभी उदित राज को सुना, उसके पहले हमने संजय सिंह को सुना, हमने राघव चड्ढा को सुना, हम सबको सुन रहे हैं लगातार, और हमने सुबह मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी वाले अंदाज में, वो भी सुना। तो क्या मान लिया जाए कि ईडी और सीबीआई का इतना बेजा इस्तेमाल हो रहा है कि शराब घोटाले के जो तार जुड़ रहे हैं विजय नायर से, अरुण पिल्लई से, फिर के कविता से और तमाम जो गठजोड़ लोगों के सामने आ रहे हैं, माना जाए क्या कि वो फेक है? यानी कि ईडी और सीबीआई पूरी तरीके से धूल में लाठी चला रही है, ये मान लिया जाए फिर? गरिमा, देखिए कि ये तीनों बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है और देश को बड़ा विश्वास है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तब वो सीबीआई और का दरवाजा खटखटाता है। जब कहीं बड़ा भ्रष्टाचार होता है तब ईडी उस पर कुछ कार्रवाई करता है। तो कहीं ना कहीं इनपुट रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया के घर की तलाशी ली गई थी, उनके लॉकर्स की तलाशी ली गई थी, पर कुछ नहीं निकला, ईडी ने छोड़ दिया। पर जब पिल्लई ने इनपुट दिया, पिल्लई ने बताया कि कैसे किस तरह से ये लिया गया था, ये 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला था जो कि गोवा चुनाव में खर्च हुआ था, इस पे जब इनपुट मिले, इस पे जब सबूत मिले, तो उसके बाद देखिए वो ये इसका एहसास मनीष सिसोदिया को पहले भी हो गया था। मनीष सिसोदिया पहले भी, आप देखिए कि पहले वो मना करते हैं, बजट का हवाला देते हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया गांधी के समाधि पे जाके, महात्मा गांधी की समाधि पे प्रार्थना करते हैं। वही मनीष सिसोदिया जिनकी पार्टी पंजाब में जब सरकार बनती है तो वहां के ऑफिस से, वहां से कार्यालय से महात्मा गांधी की तस्वीरों को हटा दिया जाता है। तो ये राजनीति है और इस राजनीति में जो भी भ्रष्टाचार करेगा उससे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पूछताछ करेगा और उसका सामना सबको करना पड़ेगा, चाहे आरजेडी को तेजस्वी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो। इन सबको इसका सत्य का जवाब देना होगा और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना होगा कि आलिशान कोठियां, ये चुनाव में भ्रष्टाचार, इन सब का पैसा कहां से आया है। बिल्कुल रमेश, और एक कहावत मुझे इस समय याद आ रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत, देश की तमाम जांच एजेंसियां और चुनाव में यही जिन्न निकल आता है बाहर जब हम ईवीएम का जिक्र करते हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि सत्य यही है कि कहीं ना कहीं कुछ जमीन पर हुआ है जिसका सत्य खंगालने की कोशिश ये तमाम जांच एजेंसियां कर रही हैं, और अगर नहीं तो फिर 100 करोड़ का जो किकबैक मिला और इतने सारे फोन कॉल्स के रिकॉर्ड जो खंगाले गए, जो भी ट्रेल मिल रहा है सीबीआई और ईडी को, उसको झुठलाने की सिर्फ ये महज एक कोशिश नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन ईडी और सीबीआई एक तरफ, लालू परिवार दूसरी तरफ, पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, और तीसरी तरफ हम के कविता का भी जिक्र करेंगे। लेकिन उसके पहले एक खबर का सत्य आपको बताते हैं जो पिंक सिटी से आई है, यानी जयपुर से, जहां वीरांगनाओं के समर्थन में बीजेपी का सड़क पर संग्राम नजर आया। बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ वीरांगनाओं के अपमान का मुद्दा उठाया। पहले मंच पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सीएम अशोक गहलोत की मंशा पर सवाल उठाए, फिर कई किलोमीटर तक मार्च निकाला। और हैरत इस बात की कि एक तरफ बीजेपी गहलोत सरकार को घेरती नजर आई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी कुछ ऐसे बड़े नेता रहे जिन्होंने गहलोत को नसीहत दी और कुछ कदम आगे बढ़ने की सलाह दी। गुलाबी शहर जयपुर की सड़कें आज बीजेपी के हल्ला बोल से केसरिया नजर आई।
वीरांगनाओं के समर्थन में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया, नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे और बैनर्स के साथ सड़कों पर निकले और सिविल लाइन में मार्च निकाला। दरअसल शहीदों की वीरांगनाएं गहलोत सरकार से नौकरी की मांग कर रही हैं। ये धरना कई दिनों से जारी है और वीरांगनाओं की मांग के समर्थन में बीजेपी ने घोषणा की है कि शहादत का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। तो राजस्थान में इस तरीके का कभी सिलसिला रहा नहीं है और यदि इस तरीके की बात होती है तो प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और अभी भी समय है कि सरकार पहल करके इसमें कोई उचित निर्णय करे। जायज मांगे थी, सरकार ने जो घोषणा की थी वही तो मांगने गई थी, क्यों नहीं पूरी हो रही वो? आज बहुत बड़ा दुख है हमको, हमारे परिवार को, कि सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो तो पूरा करो, हम अलग से थोड़ी मांग रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता भी वीरांगनाओं की मांग के समर्थन में खड़े नजर आए और सीएम अशोक गहलोत को शहादत का सम्मान करने की नसीहत दी। जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो सरहद पर खड़े हैं, किसी दल, किसी विचारधारा, किसी पार्टी, किसी नेता के लिए नहीं खड़े हैं। वो हमारी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं और वो हम सबका मान सम्मान, हमारा गौरव है और हमारी सेना, हमारा उस पर इतना फख्र हम लोगों को है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है, कोई भी वो कर रहा हो, मैं उसको गलत मानता हूँ। मरुभूमि में 2023 का चुनावी समर शेष है। अशोक गहलोत के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती बड़ी है। बीजेपी हर मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़ी है। ऐसे में वीरांगनाओं के साथ अशोक गहलोत की मुलाकात और फिर आश्वासन न सिर्फ बीजेपी के हंगामे को शांत करेगी बल्कि अपने ही खेमे से उठ रही बागियों की आवाज पर भी विराम लगाएगी। जयपुर से देवेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मरुभूमि के लिए यानी कि राजस्थान के लिए 2023 जो है वो चुनावी साल है। जाहिर सी बात है अशोक गहलोत के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि ले देकर महज कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं और अशोक गहलोत जादूगर भी माने जाते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं। इसीलिए उनके सामने ये चुनौती है कि राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस को रिपीट किया जाए। लेकिन राजस्थान कांग्रेस का जो सिर फुटव्वल है वो भी जग जाहिर है। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बोलने का कोई भी मौका सचिन पायलट नहीं छोड़ते। देवेंद्र सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। देवेंद्र, प्रश्न यही है कि वीरांगनाओं की जो मांगे हैं, क्या उन पर गहलोत सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? कारण कोई भी हो, सचिन पायलट की नसीहत हो, प्रताप खाचरियावास की नसीहत हो, नसीहत किसी की भी हो या फिर बीजेपी का हल्ला बोल हो, क्या वीरांगनाओं को कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। एक तो किरोड़ीलाल मीणा को दिल्ली एम्स के लिए शिफ्ट किया गया है क्योंकि जयपुर में यहाँ पे उनके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स की सिफारिश की गई थी और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ देर पहले जो अन्य वीरांगनाएं हैं जिन्हें शहीद का पैकेज मिला है उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नियम कायदे जो शहीदों को पैकेज मिलते रहे हैं उन नियम कायदों में किसी तरह के रद्द-बदल करने की जरूरत नहीं, बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो साफ तौर पर यह संकेत इस बात का है कि जिस संघर्ष को लेकर तीनों वीरांगनाएं संघर्ष कर रही थी, धरना दे रही थी, वो अब लड़ाई जो है वो लंबी हो सकती है क्योंकि बीजेपी का आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें जिस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति में उलझती जो मांगे हैं, ये तीनों वीरांगनाओं की ये राजनीति में उलझती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मतलब ये माना जाए क्या देवेंद्र की आने वाले कुछ समय में भी इस पर कोई क्लियर स्टैंड राजस्थान सरकार का नहीं नजर आएगा? देखिए, क्योंकि नियम कायदों की बात हो रही है और नियम कायदों पर जो निर्णय है वो दोनों ही सरकारों को करना है, चाहे केंद्र को करना है चाहे राज्य को करना है, क्योंकि शहीदों के लिए जो पैकेज होता है उसका एक अलग अलग मापदंड होते हैं। रक्षा मंत्रालय भी उसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि राज्यपाल से 2 बार बीजेपी मांग कर चुकी है, रक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री की फोन पर बात हो चुकी है और वहां भी इन सब नियम कायदों का जिक्र किया गया है जिसका ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिक्र कर चुके हैं। तो बार बार उन्हीं नियम कायदों के शिथिलता दिए जाने की जो मांग है वो वीरांगनाएं करती रही हैं और आज जब दूसरी जो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने पैकेज ये लिया है उन्होंने साफ तौर पर एक स्वर में ये बात कही है कि उनके बच्चों को यानी शहीद के जो बच्चे हैं उन्हीं को इस तरह का पैकेज मिलना चाहिए, इसमें कोई रद्द बदल करने की जरूरत नहीं है। तो साफ तौर पर ये एक नया संकेत है कि वीरांगनाओं का जो संघर्ष है वो और लंबा चल सकता है, और लंबा चलेगा। और क्या इस बीच बीजेपी को भी सियासत करने का मौका मिलेगा? क्या ये हल्ला बोल जारी रहेगा? और क्या कांग्रेस के भीतर की जो सिर फुटव्वल है जिसको लेकर हमने कई महीने पहले भी बड़ा संघर्ष एक देखा था, क्या ये सिर फुटव्वल और ज्यादा सतह पर आती नजर आएगी? देवेंद्र,
बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आज सचिन पायलट का बयान आया है और उन्होंने नसीहत दी है या उन्होंने सलाह दी है कि भावनाओं को समझा जाना चाहिए, नियम कायदों से परे भी निर्णय कई बार किए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री की नसीहत जो है वो राजस्थान सरकार को ही है। और उधर बीजेपी में ये जो धरना प्रदर्शन था, ये कहीं ना कहीं किरोड़ी वर्सेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी ये इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जहाँ जो नारेबाजी हुई है उसमें कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के जो नारे के समर्थक थे वो बहुत ज्यादा थे और बाकी जो पदाधिकारी थे उन्होंने कोई ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। तो ये भी एक जो फूट है वो साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में सामने आ रही है। अब देखने की बात है कि वीरांगनाओं की मांग किस स्तर पर टिकती हैं या कहां तक जाती हैं, या कौन सा स्टैंड दोनों ही पार्टियां लेती हैं। जी, एक और बात मैं पूछना चाहती हूं आपसे देवेंद्र, सत्य ये समझना चाहती हूं क्योंकि चुनावी साल है, ये जानते हैं तमाम लोग, 2023 राजस्थान में चुनाव होने हैं। ये जो मुद्दा है ये गहलोत सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन सकता है और बीजेपी इस मुद्दे को किस तौर पर इनकैश कर सकती है और क्या ये वोटों में तब्दील हो सकता है? क्या सत्ता का संघर्ष सत्ता के बदलाव तक पहुंच सकता है? देखिए, पुलवामा शहीद प्रकरण जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के आन बान शान से जुड़ा हुआ है और उसी के बाद से जो बीजेपी ने एयर स्ट्राइक की उससे लेकर जुड़ा हुआ है और बीजेपी उसे एक अचीवमेंट के तौर पर अक्सर प्रचारित करती रही है। और उनके शहीदों को मुआवजा नहीं मिलना कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट पर सीधे निशाने लगाने का एक प्रयास बीजेपी के माध्यम से किया गया है। लेकिन अभी देखने की बात होगी कि जिस तरह से जो कांग्रेस गवर्नमेंट है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नियम कायदों का हवाला दे रहे हैं, जिन नियम कायदों में संशोधन का जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार पर भी है। तो अब ये देखने की बात होगी कि दोनों ही एक दूसरे में के पाले में गेंद जरूर डाल रहे हैं, लेकिन निर्णय कौन लेता है, संवेदनशील कौन बनता है, झुकता कौन है, थोड़ा सा पेचीदा हो गया है मामला, थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। और क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और स्टेट में सरकार है कांग्रेस की, जाहिर सी बात है ये संघर्ष इसीलिए अब और ज्यादा लंबा खिंचता नजर आएगा देवेंद्र, और सत्य यही है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। और अब जिक्र करेंगे के कविता का। के कविता एक ऐसा नाम जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति की नेता हैं, जिनकी तस्वीर आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल इन्होंने महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर जबरदस्त एक धरना प्रदर्शन दिया, हड़ताल की, 18 विपक्षी दल शामिल हुए। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इन्हें ईडी के सामने पेश होना था। पेश क्यों होना था? क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले के तार बेहद मजबूती के साथ के कविता के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक, या कहा जाए कि दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक पूरा घमासान देखने को मिला है। भारत राष्ट्र समिति के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोल किया है। केसीआर का बयान आ गया है कि कविता पहले ही कह चुकी हैं कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। तो शराब घोटाले के बाबत ईडी की पूछताछ के कविता से चल रही है। कब तक ये सत्य बाहर आएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक विरोध की आग भड़की हुई है। विरोध भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ता और समर्थक कर रहे हैं। ये नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर आवाज मुखर हो रही है। मोदी बाय बाय के पोस्टर फटे पड़े हैं। इधर ईडी, बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से सवाल जवाब कर रही है। तो पहले उनके भाषण में बोलते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास करना मेरा सबसे प्रथम एक इंटरेस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 सालों में उन्होंने किया नहीं है। लास्ट 2 सत्र बचे, तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2 सत्र है, पूरी बहुमत है, चांस है, मौका है।
कोमल बहल मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं। कोमल, सबको लग रहा है, जितने भी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, सबको या तो ये लग रहा है कि चुनावी राज्य है इसलिए मोदी से पहले ईडी वहां पहुंच जाती है, या फिर इस तरह के अलग अलग सबके अपने अपने तर्क हैं और सब एकजुट नजर आ रहे हैं। वो भले आम आदमी पार्टी हो, उधर आरजेडी हो, जेडीयू हो, फिर इधर केसीआर की पार्टी हो, सब एक तरीके से एकजुट इस मामले पर कम से कम नजर आ रहे हैं। भले ही महागठबंधन और विपक्षी एकता का जो ख्याल है वो दिवा स्वप्न हो। तो आप सत्य बताएं दरअसल कोमल। देखिए गरिमा, देश भर के अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियों की स्वच्छता अभियान लगातार जारी है और जैसे ही 2024 के चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के महीने नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे देश भर में चुनावी सरगर्मी भी काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें ईडी की, सीबीआई की कार्रवाई की, तो लगातार अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो लैंड फॉर जॉब के मामले में अगर ईडी की कार्रवाई की बात हो तो वहां पे भी लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। करीब लालू प्रसाद यादव के परिजन, उनकी बेटियों से लेकर के तेजस्वी यादव के घर से लेकर के उनके गार्ड से भी पूछताछ की है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देश की राजधानी दिल्ली के राजनीतिक पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी भी पूरी घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर पहले सीबीआई के रडार पर आते हैं, फिर ईडी के रडार पर आते हैं और अब चूंकि वो ईडी की रिमांड पर है और शराब नीति घोटाले मामले में वो ईडी के रिमांड पर है, कई दस्तावेज उनके खिलाफ भी मिले हैं। और अब चूंकि बीआरएस एक कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही थी, चूंकि बीआरएस और हमेशा से केसीआर जो है वो विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं। इसके पहले भी जब 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान भी देखिए एक विपक्षी एकजुटता की बात लगातार जारी थी। विपक्षी एकजुटता की बात चल रही थी, जितने भी विपक्ष थे एक बैनर पर आए हुए थे। और ऐसे ही जैसे अब चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं तो पहले बीआरएस टीआरएस हुआ करता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, फिर उसका नाम बदल दिया जाता है, उसको नेशनल पार्टी बना दिया जाता है, बीआरएस बना दिया जाता है। केसीआर लगातार ये बोलते हुए नजर आते हैं कि 2024 के चुनाव में जितने भी विपक्ष है वो एक बैनर के साथ आएंगे। बिल्कुल, तो कई बार सियासत का जो सच होता है ना कोमल, वो बड़ा गड्ढमड्ढ नजर आता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट की शेप में नहीं रखा जा सकता। देयर इज समथिंग ग्रे ऑल्सो, और वही ग्रे यहां पर भी नजर आता है। और कई दफा वो ग्रे दरअसल पोर्शन जो है वो ब्लैक और व्हाइट दोनों से ज्यादा हो जाता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका इस बातचीत के लिए। तो आपने सत्य पहुंचाने की कोशिश की हम तक, लेकिन हम कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और खबरों का सत्य लेकर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।